हाँ बच्चों, हम लोगों को आज के क्लास में क्रिस्टल जालकों की संकुलन क्षमता को पढ़ना है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस। पिछले लेक्चर तक आप लोगों ने क्रिस्टल जालकों के प्रकार में पढ़ा था। ब्रावियास लैटिसेस 14 तरह की थी और 4 तरह की एकक कोष्ठिकाओं के विषय में आपने पढ़ा था। आज हम लोग उन्हीं एकक कोष्ठिकाओं के संबंधित जो क्रिस्टल जालक बनते हैं उनके संकुलन क्षमता के विषय में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें यह जानना है कि संकुलन क्षमता का मतलब क्या है। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक ही क्यूब है, इस क्यूब की एक भुजा कितनी है? ए है। इसका आयतन कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। लेकिन क्या यह आयतन जो ए क्यूब है ये पूर्ण रूप से सभी कणों के द्वारा भर दिया जाएगा? ऐसा कभी संभव नहीं है। आप खुद कल्पना करिए कि किसी भी बॉक्स में जब आप स्फेरिकल गोले कणों को डालते हैं तो कणों के बीच में भी कुछ जगह स्थान खाली रह जाता है। उस स्थान को हम फिलअप नहीं कर पाते हैं, उनको हम रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसका मतलब कि किसी भी क्रिस्टल जालक में संकुलन क्षमता या पैक करने पर जो आयतन होता है वह आयतन 100% कभी भी पूरा का पूरा भरा नहीं जाता है। उसको कुछ अंश का ही उसका फिलअप किया जा सकता है। तो जितना अंश फिलअप होता है उसी को उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। अर्थात एकक कोष्ठिका के कुल आयतन का जो अंश क्रिस्टल अवयवों द्वारा भरा जाता है उसे उसकी संकुलन क्षमता हम कह सकते हैं। तो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या हुआ? कणों का कुल आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। अब अगर मान लीजिए इस तरह की एक एकक कोष्ठिका घनी है, इस घनी एकक कोष्ठिका की एक भुजा ए है, तो जैसा कि हमने देखा आयतन ए क्यूब हुआ। और मान लीजिए इस कोष्ठिका में कणों की संख्या जेड है, तो जेड कणों की संख्या अगर है और एक कण की त्रिज्या आर है तो जेड कणों का आयतन कितना हो जाएगा? जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आप जानते हैं कि किसी भी गोले का आयतन जो होता है ये इक्वल टू क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि जेड पार्टिकल है तो कुल आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड। अब अगर इन दोनों मानों को हम इस सूत्र में रख दें तो संकुलन क्षमता का मान हुआ जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। इसके अलावा संकुलन क्षमता को कभी कभी प्रतिशत क्षमता में बदला जाता है। प्रतिशत संकुलन क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, परसेंटेज के रूप में। और अगर हम परसेंटेज के रूप में देखेंगे तो ये हो जाएगा जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। क्योंकि जब हम ए क्यूब से डिवाइड किए थे तो यहां पर जो मान आया था वह एकांक आयतन के लिए आया था। एकांक आयतन में कितना भाग फिलअप होगा। जब हम प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 अंशों में निकालते हैं, 100 भाग में निकालेंगे। और अगर 100 पार्ट में हम देख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से परसेंटेज के रूप में भी लिखा जाता है और अंश के रूप में भी इसको हम दिखा सकते हैं। तो इसको संकुलन अंश या संकुलन क्षमता कहते हैं, इसको प्रतिशत संकुलन क्षमता कहते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि एक एक तरह की आद्य एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या है और अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं आद्य एकक कोष्ठिका या प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के नाम से इसको शॉर्ट में एससीसी या एससी कहा जाता है। अब बच्चों देखो, प्रति एकक कोष्ठिका अगर हम देखें कणों की संख्या आद्य एकक कोष्ठिका में कितनी होती है? 1। यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1। इसको आप प्रूफ भी कर चुके हो। कैसे? 8 कोने होते हैं किसी क्यूब में और हर कोने का पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8। तो टोटल कितना हो गया? 8 इंटू 1/8। और इस तरह से जेड की वैल्यू कितनी आ जाती है? 8 इंटू 1/8 से 1 आती है। तो आप लास्ट लेक्चर में देख चुके थे। तो अगर जेड की वैल्यू हमें पता है
हम इसका पैकिंग पैटर्न देखेंगे। पैकिंग पैटर्न के आधार पर ए और आर का संबंध निकाला जाता है, जिससे कि हम इस रेशियो को निकाल सकें आसानी से। तो अब आप एक चीज ये देखें कि सिंपल क्यूबिक में होता क्या है कि आधार पर 4 कणों को रख दिया जाता है एक दूसरे से सटा करके। जो क्यूब होता है, क्यूब के आधार पर 4 कणों को सटाकर एक दूसरे से रख दिया जाता है। जैसे आधार है तो पहले 4 कण यहां हो जाएंगे, इस तरह से एक दूसरे से सटे हुए, और ये एक दूसरे से सटे रहते हैं। तो इन कणों में जो सटे हुए कण हैं, ये पहली लेयर है। फिर उसके ऊपर इन चारों कणों को हम क्या करते हैं, फिर से एक बार रख देते हैं। तो बेटा इस तरह से जो कण यहाँ पे रखे गए हैं, 4 कण इसके ऊपर हो जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा मिक्सिंग हो जा रही है सिंगल कलर के नाते। तो आप इसको इस तरह से ही समझिए कि 4 कण इसके बेस पर हैं और 4 कण इसके ऊपर हैं, सभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर ये एक दूसरे को टच करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बेस पर इसको कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम देखें, एक भुजा बेस की कितनी है, ए है, और इसमें जब दोनों कण एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो एक त्रिज्या इसकी इन्वॉल्व है और दूसरा इसकी है। इस दूरी को हम 2r भी कर सकते हैं, यानी a इक्वल टू क्या हुआ, 2r। तो a क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 2r का होल क्यूब, दैट इज 8r क्यूब। और हम z की वैल्यू 1 पा चुके हैं। तो कणों का आयतन कितना निकाल लेंगे हम, एक कण है तो z की वैल्यू 1 यहां पर प्रूव करेंगे, z की जगह पे 1 रख देंगे। तो कुल कणों का आयतन कितना हो जाएगा, सिंपल सा 4/3 पाई r क्यूब। और संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, अभी हमने पीछे इसको प्रूव किया, z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपान a क्यूब। तो z की जगह पे वैल्यू 1 रख देंगे और a क्यूब की जगह पे 8r क्यूब रख दिया हमने। r क्यूब से कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 4/3, पाई की जगह पे 3.14 इंटू 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.524। इसका मतलब कि संकुलन क्षमता कितना है इसका, 0.524। परसेंटेज में, प्रतिशत में अगर हम संकुलन क्षमता निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.524 इंटू 100, दैट इज 52.4%। तो बेटा इस तरह से आध एकक कोष्ठिका में आप सिद्ध कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि आध एकक कोष्ठिका का प्रतिशत संकुलन क्षमता 52.4% है। अगर ये 52.4 है तो रिक्त स्थान कितना हो जाएगा, 100 में हम निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा 100 माइनस 52.4, दैट इज 47.6%। तो इस तरह से आधे को एकक कोष्ठिका का इतना अंश, लगभग आधा भाग 47.6 रिक्त रहता है और केवल उसका आधा पोर्शन यानी 52.4% ही कायदे से फिलअप होता है। अब इसके बाद हमें देखना है कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कितनी होती है। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है बेटा, उसको देखने के लिए आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, जिसमें एक बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर लिया गया है, जिसमें आपको 8 कोनों पर कुछ पार्ट 1/8 पार्ट 8 पार्टिकल्स के दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है। इसका मतलब 4 पार्टिकल नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, और इनके बीच में बॉडी सेंटर पर एक और पार्टिकल रखा हुआ है। तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो आप ए और डी के बीच देख सकते हैं। किसके बीच देखना है आपको, ए और डी के बीच। आप अगर ध्यान से देखें तो ए और डी के बीच एक पार्टिकल का हिस्सा है हाफ त्रिज्या, एक त्रिज्या, और एक पार्टिकल की दोनों त्रिज्या इन्वॉल्व हैं, और निचले वाले पार्टिकल की एक त्रिज्या इन्वॉल्व है, यानी एडी जो है ये बॉडी डायगोनल पर हमें मिल रहा है। तो इसके आधार पे हम इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। इसको अगर हम एक सामान्य से स्ट्रक्चर पर देखें
तो यह जो है इस तरह से है, ये है एक क्यूब। इस क्यूब में बॉडी डायगोनल क्या है, मान लीजिए ए बी सी डी, ये बेस है। इस बेस पर अगर हम ए पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो सी के ऊपर की जो डायमेंशन है, साइड है, ये मान लीजिए है ई। ए और ई को मिलाने वाली जो लाइन है, इसी को हम क्या कहेंगे, बॉडी डायगोनल। और इसी पर चारों पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस पार्टिकल पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें देख सकते हैं एक ट्राइंगल बनता है ACE, अर्थात AE इक्वल टू क्या है 4R। और AE की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करें अगर इस ट्राइंगल से, तो AE स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अभी हमने फेस, अगर हम इसको देखें तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू A है, ये वैल्यू A है। AC स्क्वायर को आप लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस, क्योंकि AC स्क्वायर ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये इसका क्या है, कर्ण है। कर्ण पर बना हुआ वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर से हम AC स्क्वायर की जगह पे इसको हम पुट कर देंगे और ये हो जाएगा CE स्क्वायर। A ये तीनों वैल्यूज क्या हैं, साइड से A हैं, अगर इनकी वैल्यू हम पुट कर दें तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये टोटल कितना हुआ 3A स्क्वायर, यानी AE स्क्वायर इक्वल टू हुआ 3A स्क्वायर। तो AE इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3A। अब हमने अभी देखा कि AE की वैल्यू क्या है, 4R के इक्वल है। इसका मतलब हम कर सकते हैं कि अंडर रूट 3A इक्वल टू है 4R, देन A इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 3R। अब आप संकुलन क्षमता निकालिए, तो संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या है, अभी आपने देखा था, ये होता है Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब अपॉन A क्यूब। तो बच्चों A क्यूब, अगर A की वैल्यू है 4/3R, तो A क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए पहले। तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 R का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 64/3 अंडर रूट 3 R क्यूब। अब हम A क्यूब और Z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। Z की वैल्यू आप पहले देख चुके 2 है, इंटू 4/3, पाई की वैल्यू चलो यही पुट कर लेते हैं 3.14 इंटू R क्यूब यहाँ पे हो गया, और अपॉन A क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा, A क्यूब की जगह हो जाएगा 64/3 अंडर रूट 3 इंटू R क्यूब से कैंसिल। इस तरह से हम लोग अगर इसको देखें, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3.14 अपॉन 3 इंटू 64, और ये 3 एंड अंडर रूट 3 कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, 3 अंडर रूट 3, ये वैल्यू आई। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करके देखिए कितनी आती है। इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.679, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कर सकते हैं 0.68। ये हमने देखा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन हमें प्राप्त हुआ 0.68। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें प्रतिशत में अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये वैल्यू कितनी
आती है, इस वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए प्रतिशत संकुलन क्षमता जो है ये हो जाएगी 0.68 इंटू 100, दैट मीन 68%। तो रिक्त स्थान कितना हो जाएगा? रिक्त स्थान आएगा आपका 100 माइनस 68, दैट इज इक्वल टू 32%। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय जालक में पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन क्षमता 68% होती है, जबकि रिक्त स्थान का अमाउंट 32% होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर यही फेज सेंटर क्यूबिक लैटिस हो तो उसके लिए वैल्यू क्या आती है पैकिंग फ्रैक्शन की। इसमें देखिए फलक केंद्रित जो होता है उसके लिए वैल्यू क्या होगी? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, आप जानते हैं इसको क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में इसको हम FCC से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको आप समझिए, जैसे सपोज कर लीजिए हमने बताया था आपको कि यह एक क्यूब है, इस क्यूब में जितने भी फलक होते हैं सबके सेंटर पर भी एक एक पार्टिकल होता है। इसका मतलब अगर हम इस फलक को ले लेते हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ है, तीसरा पार्टिकल यहाँ है, चौथा यहाँ है, तो एक पार्टिकल इनके बीच में यहाँ। इस चीज को अगर हम देखें, यहां पर ये जो बीच का पार्टिकल है, ये पार्टिकल यानी ये जो फेस का डायगोनल होता है, फेस का विकर्ण होता है, इस पर कण एक दूसरे से मिल रहे हैं। और अगर इसको हम A मान लें, ये B हुआ और ये C हुआ, आप देख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और साइड हमने कितना ले रखा है? A। इसकी साइड कितनी है? यहां से यहां तक A है, खंड की सभी भुजाएं समान होती A है। और इस पे कितने क्यूब मिल रहे हैं, कितने रेडियस मिल रहे हैं पार्टिकल्स के? 4। एक रेडियस यहां तक है, यहाँ पर पूरे पार्टिकल के का व्यास है, यानी 2 रेडियस हो गई, और एक रेडियस यहाँ पर है, तो कुल कितने रेडियस हो गए? 4। इसका मतलब कि AC इक्वल टू क्या है? 4R है, और AC स्क्वायर इक्वल टू कितना? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम प्रूव करें तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू हुआ, तो AC इक्वल टू ये इक्वल टू कितना हुआ? 2A स्क्वायर, AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2A। अब इसका मतलब हमें प्रूव कर सकते हैं कि √2A इक्वल टू है 4R, और इस वैल्यू को हम अगर देखें तो A इक्वल टू क्या हुआ? 4/√2R, दैट इज 2/√2R। तो A क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2/√2R का होल क्यूब, और इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16/√2R क्यूब, यानी A क्यूब की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद हमको इसकी पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। आप जानते हैं संकुलन क्षमता का सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है? संकुलन क्षमता बराबर है Z इंटू 4/3 πr³ यहां पर बच्चों Z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। FCC के लिए Z की वैल्यू क्या होती है? आपने पहले ही प्रूव किया है, 4 होती है। हमने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा है कैसे 8 कोनों से होता है और 6 फलक से होता है।
तो कोनों को हम क्या करते हैं 8 इंटू 1/8 कर देंगे प्लस 6 इंटू 1/2 यानी 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमने जेड की वैल्यू 4 लास्ट लेक्चर पे देखी हुई थी। अब हम लोगों को जो देखना है वो है जेड की वैल्यू। हम इसको अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, जेड इक्वल टू होगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है 16 अंडर रूट 2 आर क्यूब से कैंसिल हो गया। इस तरह से ये वैल्यू हो गई 16/3 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू रख दीजिए और इस वैल्यू को नीचे ही रखिए 16 अंडर रूट 2। अब इसको आप सॉल्व करिए और देखिए कि संकुलन क्षमता का मान कितना आ रहा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये हम देखेंगे इसका मान आ जा रहा है, इसको मिटा देते हैं पूरा। इसका मान देखिए कितना आ जा रहा है, इसका मान आना चाहिए 0.74 लगभग। इस तरह से बच्चों इसकी संकुलन क्षमता कितनी आ गई 0.74। प्रतिशतता में अगर इसको हम व्यक्त करें संकुलन क्षमता ये वैल्यू हो जाएगी 0.74 इंटू 100 यानी 74%। सबसे अधिक ये वैल्यू होती है एफसीसी की। और रिक्त स्थान हम देखें तो रिक्त स्थान हो गया 100 माइनस 74 दैट इज 26%। यानी इसमें रिक्त स्थान केवल 26% है और ऑक्युपाइड स्पेस जो है या भरा हुआ स्थान 74% है। एक चीज देखो बच्चों, आप लोगों ने जितना भी देखा उसको अगर हम समराइज करें तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस अगर है या सीसी है, इसमें ऑक्युपाइड स्पेस कितना है 52% एंड बॉडी सेंटर्ड में बीसीसी में ये वैल्यू कितनी है आपकी, अभी आपने सॉल्व किया था 68% और एफसीसी में इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 74%। तो सबसे अधिक कहां है एफसीसी में है, सबसे कम वैल्यू कहां पे है एससीसी में है, यह है 52.4%। अब अगर इसी को हम देखें तो फ्रैक्शन में कितना है 0.524, यह है 0.68 और ये हुआ 0.74। इन दोनों में तीनों में ही आप एक वैल्यू ये देखिए कि पैकिंग फ्रैक्शन का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है, इसका मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि परसेंटेज में इनका मान सदैव 100% से कम होता है। इसका मतलब पूरा का पूरा इफिशिएंटली 100% ऑक्युपाई करना स्पेस को कभी पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हमने तीनों तरह के एकक कोष्ठिकाओं में क्रिस्टल जालकों में पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लिया है। कल हम लोग डेंसिटी और क्यूब का जो साइड होता है उसमें रिलेशन देखेंगे बच्चों। तो ये न्यूमेरिकल के पर्पज से काफी अच्छा रिलेशन है और इसको आप प्रूव करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि कभी कभी आपको डेरिवेशन ये पूछ लिए जाते हैं। तो फिर कल मिलेंगे हम लोग इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद।